नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत पुरानी बात है, एक फिल्म आई थी मुग़ल आज़म। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। मुग़ल आज़म में एक पात्र थी अनारकली। अनारकली एक कनीज़ थी जिससे शहज़ादा सलीम को मोहब्बत हो गई और वो उससे शादी करना चाहते थे, और जिले सुबानी यानी बादशाह अकबर इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिर में जो है अनारकली को गिरफ्तार करवाया गया। अनारकली से कहा कि अनारकली, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तो कुछ उस तरह की स्थिति जो है इस समय राजनीति में, एक बड़े रणनीतिकार हैं राजनीति के, अपने को मानते हैं, वो नाम है प्रशांत किशोर, उनकी है। बिहार में एक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा की सीट है बांकीपुर। बांकीपुर से विधायक अभी तक थे नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब वो राज्यसभा में आ गए, तो उन्होंने सीट से इस्तीफा दिया तो सीट खाली हो गई। बाई इलेक्शन हो रहा है, 20 जुलाई को वोट पड़ना है। प्रशांत किशोर इस चुनाव में मैदान में उतरे हैं और उन्होंने नॉमिनेशन किया है। अब कोई भी उपचुनाव हो रहा है तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उस पर कोई रोक तो है नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर की बात अलग है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, लगभग 2.5-3 साल पहले, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन स्वराज, और हर जिले गांव घूमे, पार्टी का प्रचार किया, बड़ा पैसा खर्च किया। अब कहाँ से पैसा आया? उन्होंने कहा कि मैंने जो काम किया उससे पैसा मिला था। खैर वो मामला अलग है। लेकिन उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, एक भी। 243 सीट्स है बिहार विधानसभा की, उसमें से जन स्वराज पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली, मतलब खाता भी नहीं खुला। इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, जो पार्टियों को बताते थे कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है, जीतने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह से मुद्दे बनाने चाहिए, किस तरह से संगठन को काम में लगाना चाहिए, ये सब पार्टियों को वो सिखाते थे। और जब अपना मौका आया तो फिसड्डी साबित हुए, कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि चुनाव लड़े तो उनकी पार्टी लड़ी, लेकिन खुद चुनाव में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनके बारे में अटकलें लगती रही कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इस चुनाव क्षेत्र से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। आखिर में वो कहीं से उम्मीदवार नहीं बने, चुनाव लड़े ही नहीं। उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, आप चुनाव लड़ाएंगे, और आप तो चुनाव लड़ाने के माहिर हैं, आप जानते हैं कि कैसे जिताया जाता है। नतीजा क्या हुआ? एक भी सीट नहीं मिली। अब ये बाई इलेक्शन हो रहा है तो उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। मैंने मुग़ल आज़म का उदाहरण क्यों दिया? अनारकली की जो हालत मुग़ल आज़म में हुई थी, वही प्रशांत किशोर की राजनीति में हो गई। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें राजनीतिक रूप से मरने नहीं देती, और मतदाता चूँकि बिहार के हैं, बिहार से ही में ही पार्टी है उनकी, वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार का मतदाता उन्हें राजनीतिक रूप से जीने नहीं देता। ये हालत है प्रशांत किशोर की। अब ये जो बाकी सीट है उसके बारे में समझ लीजिए। ये 2008 का जो परिसीमन हुआ था उसके बाद ये सीट बनी थी, उसके बाद से ही यहाँ चुनाव हो रहा है। इस सीट से पहले नितिन नवीन, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके पिता चुनाव लड़ते थे 95 से, वो विधायक रहे। उसके बाद उनका 2005 में निधन हो गया, तो फिर नितिन नवीन बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े और जीते। तब से लगातार नितिन नवीन इस सीट से जीतते रहे। ये पटना शहर की सीट है। पटना शहर का जो क्षेत्र है उसमें आती है ये सीट। यानी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है। ये शहरी सीट है। तो प्रशांत किशोर जैसा अपने बारे में दावा करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बताते हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कभी बता नहीं पाए कि क्या पढ़ा है ऑक्सफोर्ड से। तो हो सकता है पढ़ा हो, अब मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, और अभी चुनाव में उतरे नहीं, उससे पहले उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं विधानसभा में पहुंचूंगा तो पूरा विधानसभा का स्वरूप बदल दूंगा, बिहार की राजनीति बदल दूंगा,
मतलब वो कह रहे हैं कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। मतलब एक विधायक उनकी पार्टी का बन गया, जो खुद अगर वो बन गए तो बिहार की राजनीति को बदल देंगे। तो जब आप इतनी सीटों पर लड़ रहे थे तब आपने बिहार का नक्शा क्यों नहीं बदल दिया, बिहार की राजनीति क्यों नहीं बदल दी? लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार रजिया गुंडों में फंसी है। अब उनको मालूम होगा कि चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ना दोनों में अंतर क्या होता है। वो जो काम करते थे, उनकी जो कंपनी थी, वो पार्टी को सलाह देती थी, ये करिए, इसको मुद्दा बनाइए, उसको मुद्दा बनाइए। जीत गए तो हमारी रणनीति थी इसलिए आप जीत गए, हार गए तो हमने जो कहा था आपने किया नहीं इसलिए हार गए। तो कोई जवाबदेही नहीं थी उनकी। अब चूंकि अपनी पार्टी है और इस समय तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी पर आप जो है दोषारोपण कर नहीं सकते। तो प्रशांत किशोर की राजनीति में आने की जो महत्वाकांक्षा है वो उन्हें इस असेंबली बाई इलेक्शन के चुनाव तक ले आई है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर इसका नतीजा प्रशांत किशोर के पक्ष में आता है या उनके विरोध में आता है, मतलब हार जाते हैं या जीत जाते हैं। जीत जाते हैं तो वो पटना विधानसभा में जो 242 विधायक हैं उनमें से एक विधायक होंगे, यानी 243वें विधायक। एक विधायक वाली पार्टी को विधानसभा में ज़्यादा बोलने का भी मौका नहीं मिलता। समय पार्टी की जो विधायकों की संख्या है उसके अनुसार तय होता है। तो विधानसभा में भी उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा अगर जीत जाते हैं, और ये बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो उन्होंने कांग्रेस से शायद कोशिश की होगी, या कांग्रेस ने अपनी ओर से किया। कांग्रेस ने कोशिश की कि महागठबंधन की ओर से प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बना दिया जाए, यानी महागठबंधन में वो शामिल नहीं है उनकी पार्टी, लेकिन महागठबंधन उनका समर्थन कर दे। उसका मतलब ये था कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपना उम्मीदवार खड़ा न करें। कांग्रेस ने तय किया कि उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। आरजेडी क्यों चाहेगी कि एक नई पार्टी उभरे बिहार की राजनीति में? उसका अगर ऐसा होता है, काल्पनिक बात है, अगर ऐसा होता है तो पहला नुकसान तो आरजेडी को ही होने वाला है। अभी तो जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस है उसका एकमात्र विकल्प आरजेडी है। आरजेडी कम से कम इस तरह के समीकरण में तो कोई बदलाव चाहेगी नहीं। तो और प्रशांत किशोर से आरजेडी का कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं रहा है। 2015 के चुनाव में वो जेडीयू के रणनीतिकार थे, कुछ सलाह जो है आरजेडी को भी दी होगी, लेकिन आरजेडी से ज़्यादा उनका लेना देना था नहीं, और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। 2021-22 में प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस बात करने को तैयार थी, कई दौर की बात हुई, लेकिन कुल जो नतीजा निकला, प्रशांत किशोर चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी पूरा कंट्रोल पार्टी का उनको दे दे। वो रणनीति तय करेंगे, वो लोगों को जिम्मेदारी देंगे, वो पार्टी का स्ट्रक्चर तय करेंगे, मतलब पार्टी में हर फैसला वो लेंगे, वो सीधे सिर्फ राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे, उसके नीचे किसी को नहीं। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। मतलब जो कह रहे थे प्रशांत किशोर, उसका सीधा मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को प्रशांत किशोर को आउटसोर्स कर दे, बाकी नेता घर बैठ जाए, प्रशांत किशोर उनको काम दे दें तो काम करें, नहीं तो घर बैठे रहे, प्रशांत किशोर काम करवाएंगे। तो बात बनी नहीं। तो प्रशांत किशोर को लगा कि अब अपनी ही पार्टी बनाते हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और घूम घूम कर जो है बिहार में प्रचार किया, देश में भी, दिल्ली में भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनको जिन दलों को जब वो सलाह देते थे तो उस समय जो है मीडिया का इस्तेमाल करना वो जानते थे, ये वो सीख चुके हैं। तो उनको लगा कि मीडिया में प्रचार करने से, मीडिया में खबरों में बने रहने से पार्टियां जीत जाती हैं चुनाव। तो ये गलतफहमी उनकी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दूर हो गई। बिहार विधानसभा के चुनाव में मुख्य जो लड़ाई थी वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन, और सामने महागठबंधन था आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और कुछ और छोटी पार्टियों का। इधर बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ भी कुछ और पार्टियां थी। मुख्य मुकाबला इन दो में था। लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया में चर्चा
अगर किसी की हुई तो जन स्वराज की, प्रशांत किशोर की, जैसे वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो। और प्रचार पर अगर आप ध्यान देते तो ऐसा लगता कि ये पार्टी बस सत्ता में आने ही वाली है। कोई 30% वोट दे रहा था, वोट शेयर उनको दे रहा था, कोई 25%, कोई 20%, कोई 50 सीट दे रहा था, कोई 100 सीट दे रहा था। अलग अलग लोग थे। वो सब, उन सब का मानना था कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में गेम चेंजर होने वाले हैं, बहुत बड़े डिसरप्टर होने वाले हैं, दोनों पार्टियों गठबंधनों को पछाड़ देंगे। और पता चला कि खुद ही जो है चारों खाने चित गिरे, उठने की हालत में नहीं रह गए। राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ, उठने की हालत में नहीं रह गए। कुछ दिन चुप रहे, उसके बाद फिर जो है सक्रिय हुए हैं। अब उनको लगा कि अब मैं दिखाता हूँ इन लोगों को कि चुनाव जीता कैसे जाता है। तो अगर चुनाव जीत गए तो बीजेपी के लिए झटका होगा कि उसकी बड़ी स्ट्रांग सीट थी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट थी, उस पर बीजेपी हार गई, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को क्या मिलेगा? विधानसभा की एक सीट मिलने से उनकी पार्टी न तो राज्य की पार्टी बन पाएगी, राष्ट्रीय पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन यह है कि उनकी पार्टी का खाता खुल जाएगा। वो ये दावा करने की स्थिति में होंगे कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है, ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है, मतलब हो रही है। अब तो चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, 20 को मतदान भी होगा। उसमें भाजपा जेडीयू गठबंधन, जिसमें भाजपा का उम्मीदवार है, आरजेडी का उम्मीदवार और प्रशांत किशोर। ये ट्रायंगुलर फाइट हमेशा बीजेपी के लिए फायदेमंद होती है। दूसरा, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का न तो कोई सामाजिक आधार है, न प्रशांत किशोर का कोई जनाधार है। मीडिया में उनका बहुत बड़ा आधार है। एनडीए का जितना प्रभाव है मीडिया में, उससे ज़्यादा प्रशांत किशोर का है। वो कोई भी खबर छपवा सकते हैं, कोई भी नैरेटिव चलवा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में होने से या मीडिया में होने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। ये प्रशांत किशोर अगर अभी तक नहीं समझे हैं, 2025 की हार के बाद भी नहीं समझे हैं, तो इसका मतलब है कि वो समझना नहीं चाहते या वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो बिहार विधानसभा का चुनाव ये तय करेगा कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो अभी जो उनको काम मिलता है चुनाव लड़वाने का, उस पर भी सवाल या निशान लग जाएगा कि जब आप अपनी पार्टी को नहीं जिता सकते, जब आप खुद नहीं जीत सकते, एक छोटा सा विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। उपचुनाव में अक्सर होता यह है, सत्तारूढ़ दल के प्रति थोड़ा सा लोग न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उससे सरकार बनने बिगड़ने वाली नहीं है, तो मतदान भी कम होता है और लोगों को लगता है कि भाई इसके नतीजे से जो है कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो इसलिए कोई भी जीत जाए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए सबसे बेहतर वातावरण में हो रहा है और उनके पास संसाधन की कमी नहीं है और उनके पास प्रचार तंत्र की कमी नहीं है और वो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि एक राजनीति बदल देंगे, पूरी व्यवस्था बदल देंगे। आप सोचिए कि अगर वो हार जाते हैं तब क्या होगा? वैसे तो वही होगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद हुआ, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि ये केवल ऐसा गुब्बारा है जिसमें गैस भरी हुई है, जिसकी हवा 2025 में निकल गई। अब उस फूटे हुए गुब्बारे को फिर से फुलाने की कोशिश हो रही है। बस कुल इतना ही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।